हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में आरटीई एक्ट 2009 के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा पढ़िएगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आरटीई एक्ट 2009, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में कहें द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। देखिए, संविधान के संशोधन 86वें, जो कि सन 2002 में हुआ था, अनुच्छेद 21 में जो है 6 से 14 वर्ष के लिए 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था मूल अधिकार के रूप में। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके माध्यम से जो बालक या बालिकाएं 6 से 14 वर्ष की हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये एक मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और मूल कर्तव्य 51A, मूल कर्तव्य जो है 51A में है। पहले तो 10 थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया। क्या था? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा, जो कि उनके माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये 3 बिंदु हैं जिनमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 किसके लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए है। ठीक है, और अनुच्छेद 45 जो है वो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, देखिए, जो आरटीई एक्ट 2009 था, ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने इसे हस्ताक्षरित कर दिया, यानी इस बिल पर जो है साइन कर दिए और ये बिल पारित हो गया। यानी लोकसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और ये बिल पारित हो गया। देखिए, उसके बाद ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरटीई एक्ट 2009 जो था वो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत देश में लागू हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत देश में आरटीई एक्ट 2009 लागू हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। देखिए, आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत 135वां देश है। सबसे नंबर 1 का देश है नॉर्वे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस अधिनियम में 7 धाराएं और 7 अध्याय, 38 धाराएं एवं 1 अनुसूची है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुसूची है, जिसमें प्राथमिक लेवल पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात, उच्च प्राथमिक लेवल पर छात्र एवं शिक्षक अनुपात के बारे में बताया गया है। कितने घंटे शैक्षिक कार्य होगा एक सप्ताह में, 1 वर्ष में, कितने दिनों तक जो है कक्षाएं चलेंगी 1 वर्ष में, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक लेवल पर, तो उसके बारे में इस अनुसूची में बताया गया है। ये अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। पहले तो हम लोग धाराएं पढ़ेंगे, 38 धाराएं हैं। ठीक है, इनमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, बाकी को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम में आरटीई एक्ट 2009 जो है उसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। चलिए धाराएं पढ़ते हैं
देखिए जो भी महत्वपूर्ण धारा है उसको मैंने लिख दिया है। देखिए धारा 3 कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालक जो हैं उनको सभी को शिक्षा दिलानी है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला है अनुच्छेद 4, उम्र के आधार पर प्रवेश। देखिए उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं 13 वर्ष का या 14 वर्ष का बालक है उसे कक्षा 1 में बिठा दिया जाएगा, नहीं। वो किसी भी वजह से स्कूल के बाहर रह सकता है, लेकिन 13 से 14 वर्ष का जो बालक है उसको उसी की आयु की कक्षा में बिठाया जाएगा। जो भी उसका पिछला कक्षा छूटा हुआ है उसको जो है 20 से 22 दिन में पूरा करा दिया जाएगा अलग से। तो उम्र के आधार पर प्रवेश धारा 4 में मिलता है। धारा 6 कहती है कि जब से ये कानून लागू होगा तो उसके 3 वर्षों में बालक के घर से 1 किलोमीटर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। यानी जब ये कानून लागू होगा उसके बाद 3 वर्षों में, देखिए जो प्राथमिक लेवल है वो बालकों के या बालिकाओं के गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, और जो उच्च प्राथमिक है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। पहले जो विद्यालय थे वो काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तभी जो है RT एक्ट 2009 जो है इस प्रावधान को चेंज करके अब क्या कर दिया है कि बालकों के घर से 1 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये धारा 6 कहती है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। धारा 7, देखिए केंद्र एवं राज्य सरकार के व्यय का अनुपात जो है धारा 7 में मिलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है धारा 10। देखिए धारा 10 क्या कहती है, माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। धारा 10 ये कहती है। धारा 7 क्या कहती है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के व्यय का अनुपात इसमें वर्णित किया जाएगा। धारा 10, माता पिता का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल भेजें। धारा 12 क्या कहती है, देखिए निजी विद्यालयों में 25% सीटें SC, ST और विकलांगों के लिए आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। 25% सीटें जो हैं निजी विद्यालय जो हैं, जो हाई फाई विद्यालय होते हैं उनमें SC, ST और विकलांगों के लिए मतलब आरक्षित की जाएंगी। धारा 13 क्या कहती है, धारा 13 कहती है कि प्रवेश शुल्क लेने पर, देखिए जब भी प्रवेश शुल्क लेंगे, क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है भाई, सभी को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है, तो आप प्रवेश शुल्क कैसे ले सकते हैं। अगर आप प्रवेश शुल्क लेते हैं तो उसका 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर आपने 200 रुपये प्रवेश शुल्क ली है तो आप पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 13 ये कहती है। अगला है प्रवेश परीक्षा लेने पर पहले तो 25,000, फिर बाद में लेते हैं, यानी एक बार लिया फिर दोबारा प्रवेश परीक्षा ली तो उसके लिए 50,000 रुपये। भाई देखिए अनिवार्य शिक्षा है, किसी भी बालक का आप प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेंगे पहली बार तो आपको 25,000, उसके बाद अगर लेते हैं तो आप पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये धारा 13 कहती है। अगला है धारा 14। ये सभी धाराएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं, इसी वजह से मैंने इनको अपने वीडियो में शामिल किया है। आयु प्रमाण पत्र ना होने पर प्रवेश। देखिए आयु प्रमाण पत्र ना होने पर आप किसी भी छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। अगला है धारा 16। धारा 16 में अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक। यानी अवरोधन क्या होता है कि एक ही कक्षा में बालक को रोके रखना फेल करके, तो आप किसी भी बालक को एक कक्षा में नहीं रोक सकते हैं। निष्कासन, बालक को विद्यालय से नहीं निकाल सकते हैं बिना किसी ठोस कारण के। तो अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक लगा दिया है RT एक्ट 2009 ने, ठीक है। क्योंकि अब जो है 1 से कक्षा 5 तक जो है सभी बालकों को पास करना होता है, उत्तीर्ण करना होता है। तो धारा 16 कहती है कि अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक लगाई जाए। धारा 17 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, धारा 17 RT
2009 की कहती है कि शारीरिक एवं मानसिक दंड पर रोक, यानी आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, मुर्गा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मानसिक प्रताड़ना भी नहीं दे सकते हैं। तो धारा 17 कहती है कि बच्चों को आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंड नहीं दे सकते हैं। धारा 18 बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जाएगा। सरकार की मान्यता के बगैर कोई भी व्यक्ति स्कूल नहीं चला सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑन पेपर कुछ और होता है और व्यवहारिक रूप से कुछ और होता है। धड़ल्ले से स्कूल चलते हैं प्राइवेट, जिसकी वजह से जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है सरकारी स्कूल हैं उनकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, वो तो आप देख ही सकते हैं। तो धारा 18 कहती है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाए जाएंगे। धारा 20 अनुसूची में संशोधन का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। एक अनुसूची है, मैंने आपको बताया है, और उसमें अधिकार जो है केंद्र सरकार कर सकती है। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 जो है विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के बारे में वर्णन करती है, और एसएमसी में जो है कुल 16 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। धारा 23 कहती है शिक्षक की योग्यताओं के बारे में। देखिए धारा 23 ये बताती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो भी अर्हताएँ बनाई गई हैं शिक्षक बनने के लिए, उन सभी योग्यताओं को व्यक्ति को पार करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति शिक्षक बन पाएगा। धारा 24 जो है शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में वर्णित करती है। 2-3 बार देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे नोट्स बना करके, तो ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला है धारा 25। धारा 25 जो है शिक्षक और छात्र अनुपात को दर्शाती है। इसको हम लोग अनुसूची में पढ़ेंगे जो कि एक है, उसमें इसका वर्णन अच्छे से किया गया है। तो धारा 25 जो है वो शिक्षक और छात्र अनुपात को बताती है। धारा 27 कहती है कि शिक्षकों से कैसे कार्य लिए जा सकते हैं। शिक्षकों से जो है चुनाव, जनगणना और आपदा राहत के समय कार्य लिया जा सकता है। बाकी शिक्षकों से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यानी चुनाव, जनगणना, आपात राहत इनमें लगाया जा सकता है, बाकी किसी भी अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला है धारा 31 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। जो शिक्षक होगा वो धारा 31 के अंतर्गत जो है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। 38 धाराएं हैं, लेकिन हमने उनमें से बहुत महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में इसमें बात की है। इन धाराओं के अलावा बहुत ही कम धाराएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी धाराएं समाप्त होती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग आरटीई की अनुसूची, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आरटीई की अनुसूची प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक यानी बच्चों और शिक्षकों में क्या अनुपात होगा बात करते हैं। देखिए 30 स्टूडेंट पर एक अध्यापक होगा, यानी 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 पर 4 शिक्षक, 121 से 150 बच्चों पर 5 शिक्षक और 150 से 200 शिक्षकों पर जो है 200 बच्चों पर जो है 151 से 200 बच्चों तक जो है 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। और उसके बाद अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो प्राथमिक लेवल पर छात्र और शिक्षक अनुपात होगा 40:1, ठीक है। तो 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक, 121 से 150 बच्चों पर 5 शिक्षक और 151 से 200 बच्चों तक जो है 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। 200 से अधिक बच्चों पर जो छात्र एवं शिक्षक अनुपात होगा वो क्या होगा 40:1। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। प्राथमिक लेवल पर वैसे तो 30:1 का अनुपात होना चाहिए, 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, जैसे मान लीजिए 60 बच्चे हैं, मान लीजिए 70 बच्चे हैं तो कितने होंगे, 70 बच्चे हैं तो 3 होंगे, क्योंकि 60 से ऊपर है। मैंने बताया 60 से 90 के बीच जो है 3 शिक्षक होंगे, तो 70 बच्चे होंगे तब 3 शिक्षक होंगे। तो याद रखना है आपको।
कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक लेवल पर जो छात्र और शिक्षकों का अनुपात होगा वो होगा 35:1, ठीक है। और 100 से अधिक होने पर छात्र जो है तब एक प्रधानाध्यापक भी उसमें जुड़ जाएगा। अब है न्यूनतम कार्य दिवस, यानी प्राथमिक स्तर पर जो है जो विद्यालय है उसमें जो है 200 दिन कार्य होगा, यानी 200 दिन जो है प्राथमिक स्कूल खुलेगा। उच्च प्राथमिक जो स्कूल है वो 220 दिन खुलेंगे एक साल में। प्राथमिक स्तर पर 200 दिन पढ़ाई होगी, उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन पढ़ाई होगी। अब आते हैं शिक्षण घंटों पर। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है 800 घंटे पर ईयर पढ़ाई होगी, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है 1000 घंटे पर ईयर पढ़ाई होगी, यानी एक साल में प्राथमिक स्तर पर जो है 8 घंटे पढ़ाई होगी, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे पढ़ाई होगी। प्राथमिक स्तर पर जो है 200 × 4 कर दीजिए, यानी पर डे जो है लगभग 4 घंटे पढ़ाई करनी है। और उच्च प्राथमिक जो है लेवल पर 4.5 यानी 4.5 घंटे पढ़ाई करनी है। जब हम 200 को 4 से गुणा करेंगे तो 800 घंटे आएगा, और 220 को 4.5 से गुणा करेंगे तो 1000 घंटे आएगा। यानी प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन जो है लगभग 4 घंटे पढ़ाना है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है 4.5 घंटे पढ़ाई करनी है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है एक साल में 200 दिन पढ़ाई, उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। और शिक्षण घंटों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर 800 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे पढ़ाया जाएगा। शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे कितने हैं? तो ये हैं 45 घंटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा कि शिक्षक एक सप्ताह में न्यूनतम कितना कार्य करेगा, कितने घंटे काम करेगा? तो ये करेगा 45 घंटे कार्य करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा RTE एक्ट 2009 समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।